नमस्कार, मेरा नाम है आस मोहम्मद कैफ। आप लोग हमको देखते हैं कि अलग अलग तरह के लोगों से बातचीत करते हुए और ख़ासकर पॉलिटिकल डिस्कशन पर। हाँ, हाल ही में जो बाई इलेक्शन हुआ है उसके बाद में उत्तर प्रदेश में अब इस प्रकार का इंडिकेट हो गया है कि 2027 का चुनाव जो है वो बहुत अधिक रोमांचक होने वाला है। लेकिन एक अच्छी बात है, और अच्छी बात यह है कि अब चुनाव में ये दिखाई दे गया है कि दो ही राजनीतिक पार्टियां मुख्यतः आमने सामने रहेंगी। हमारे साथ बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के युवा नेता, समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रदेश सचिव और पूर्व युवजन सभा के जिलाध्यक्ष और सहारनपुर की सियासत में सबसे सक्रिय नेताओं में शुमार करने वाले फरहाद गाड़ा है। बहुत स्वागत आपका सर। आपका बहुत बहुत स्वागत। फरहाद साहब, राजनीतिक बातचीत करेंगे हम और ये समझने की कोशिश करेंगे कि सहारनपुर की सियासत में क्या हो रहा है और उत्तर प्रदेश की सियासत में क्या हो रहा है और समाजवादी पार्टी की सियासत जो है वो किस दिशा में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो मैं ये जानना ज़रूर चाहूँगा आपसे कि इस एक बात को तो आप काफ़ी कंफर्ट जोन में महसूस कर रहे होंगे कि अब बाई इलेक्शन हो या 2022 का चुनाव हो, अब उत्तर प्रदेश में दो ही राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो मुख्यतः बहुत ताकतवर दिखाई देती हैं। एक है भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में है और दूसरी है समाजवादी पार्टी जो सत्ता में आने की जद्दोजहद में लगी है। तो ये बेहतर है आपकी राजनीति के लिए? आसोमन भाई, देखो, राजनीति की जब आप बात कर रहे हैं, राजनीति में आसान कुछ नहीं होता। राजनीति में हर वक्त आपको जनता के बीच में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो पीडीए बनाया, उस पीडीए को लेके हमें लगातार 24 घंटे जनता के बीच में रहना पड़ेगा। पीडीए पे हमें काम करना पड़ेगा और पीडीए ही हमें सत्ता दिलाने का काम करेगा। उसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी जो राजनीति है वो आपके सामने है। उनकी राजनीति वो विकास की राजनीति नहीं है। उनकी राजनीति आपसी भाईचारे की राजनीति नहीं है। उनकी राजनीति दूसरी तरह की राजनीति है। जब भी वो चुनाव हारते हैं और उसके बाद एकदम वो दोबारा से उसी ट्रेंड पे पहुंच जाते हैं। हमारी जो समाजवादी की जो राजनीति है, समाजवादी जो पार्टी है, वो किसान की, नौजवान की, व्यापारी की, हर इंसान की, आधी आबादी की, सबकी बात करता है। लेकिन वो जो पार्टी दूसरी पार्टी है जो सत्ता में फिलहाल, वो किसी की बात नहीं कर रही, वो सिर्फ एक ही बात करती है, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। कोई भाजपा का एक आदमी टीवी डिबेट में या कहीं भी या कोई इंटरव्यू करे, वो 2-3 शब्द अगर उसके बिना वो बात कर लें, पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, मस्जिद मंदिर, इसके अलावा कोई बात ही नहीं हो रही है। अरे भाई, आप लगातार ये देखिए, तीसरा टर्म उनका केंद्र सरकार में है, दूसरा टर्म उनका उत्तर प्रदेश में है। अब तो उन्हें अपने विकास का बहाना चाहिए कि हमने ये काम किया, ये काम किया, ये काम किया। अरे वो दाम तो पता कम होगा। अभी हमारे यहाँ पे सहारनपुर की, में आपने कहा, नकुड़ विधानसभा है और मेरे साथ मैं आपको कम से कम सैकड़ों सड़कें से दिखा सकता हूँ कि सड़कें नहीं है जिनमें गड्ढे गड्ढे हैं। एक ही विधानसभा का हाल है या अभी आप जहाँ बैठे हैं, आप यहाँ से भी होंगे, यहाँ भी तमाम सड़कों का ही हाल है। नितिन गडकरी जो है वो जो हाईवे काम कर रहे हैं, वो हाईवे भी जो हाईवे आपका दिल्ली से देहरादून का, जिसका रुका था कि 24 तक बन जाए, 24 तक बन जाए, वो आज तक भी नहीं बना। सबसे बड़ी बात है, जब उस हाईवे पे काम चल रहा है, आप भी उस हाईवे से आए होंगे, तो टोल क्यों नहीं जा रहा? जिस हाईवे पर लगातार काम चल रहा हो, कहीं भी 2 किलोमीटर की सड़क ऐसी नहीं है कि जहाँ पे आपका काम न चल रहा हो, टूटी ना पड़ी हो, उसके बाद भी टोल वसूली हो रही है। ये जो आप बातचीत कर रहे हैं ये जनहित के मुद्दों की बातचीत है। लेकिन मेरा जो सवाल है, एक्चुअली मैं पॉलिटिकली ये सिनेरियो समझना चाहता हूँ कि क्या उत्तर प्रदेश की सियासत में लोगों ने ये मान लिया है कि अब राजनीति के दो ही ध्रुव होंगे और एक ध्रुव का नेतृत्व जो है वो अखिलेश यादव के हाथ में होगा और दूसरी भारतीय जनता पार्टी? तो क्या 2 पार्टी पॉलिटिक्स, ये बहुजन समाज पार्टी या दूसरी राजनीतिक पार्टियाँ जो हैं वो लगभग समाप्त सी हो गई है? देखिए, आपने कहा 2 पार्टी नहीं है, हमने बात करी पीडीए की। अखिलेश यादव पीडीए को जन्मदाता है, पीडीए के जननायक है, पीडीए के, और वो सभी पार्टियों को साथ लेकर, सभी वर्गों को साथ लेकर चल रहे हैं। और 2027 में यहाँ पे सरकार समाजवादी पार्टी बनने जा रही है। ये जनता ने भी अपना मूड बना लिया है, जनता भी देख रही है, व्यापारी भी देख रहे हैं, नौजवान भी देख रहा है, किसान भी देख रहा है। आज हर वर्ग पीड़ित हो चुका है। तो ये पीडीए जो है पिछड़े दलित अल्पसंख्यक या आधी आबादी, जो भी आप समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं, तो ये पीडीए जो है ये पिछड़े दलित अल्पसंख्यक की बातचीत, इनके पक्ष में इनके लिए अच्छे हितार्थ कार्य करना
जनता के हितार्थ कार्य करना, खासकर ये चूंकि पिछड़ा हुआ समुदाय है तो इनके हितार्थ कार्य करना नहीं कर रही है समाजवादी पार्टी से के इतर जो सत्ता में पार्टी है, तो समाजवादी पार्टी तो कर रही है, इनकी आवाज़ उठा रही है, मगर क्या आप समझते हैं कि राज्य सरकार जो है इनके लिए अच्छा काम नहीं कर रही है? देखिए एक बात बताइए, राज्य सरकार अभी जो मैंने पीछे भी कहा, अभी संभल वाली घटना हुई, संभल वाली घटना में क्या हुआ, वो लोग तो वो हैं कि उन्हें जो जमीन के ऊपर जो इंसान रहते हैं, जो आवाम रहती है, उनकी समस्या उनको नहीं दिख रही है। वो तो जमीन खोद खोद के जमीन के नीचे की समस्या ढूंढ रहे हैं और उन समस्याओं की बात कर रहे हैं। अरे आप और हम समाज जो है वो जमीन के ऊपर रहता है, जमीन के ऊपर एक समस्या देखो, उन समस्याओं को हल करने का काम करो। जमीन के ऊपर की क्या समस्या आपको दिखाई देती है? सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, बहुत सारी है। किसान को डीपी नहीं मिल रही, किसान को, आम आदमी को जो स्वास्थ्य कहीं भी सुविधा नहीं मिल पा रही, तो क्या होगा? न किसान को न व्यापारी को। जीएसटी के लगातार इतने, ये एक कानून आदमी सीए के पास जा जाकर सीखता है, इतना दूसरा कानून आ जाए, फिर तीसरा आ जाए, तो क्या करेगा? अभी आप ये बताइए, पुरानी गाड़ियों में जीएसटी लगा दी कि अगर पुरानी गाड़ी आप बेचोगे उस पर 18% जीएसटी देनी पड़ेगी। तो ये कहीं ना कहीं जो बड़ी कंपनियां हैं उनको तो लाभ दे रहे हैं, लोग परेशान हैं इन सब चीज़ों से। एक ये जो बार बार कह रहे हैं कि 15 साल और 10 साल में जो पुरानी गाड़ियां हैं वो पुरानी गाड़ी नहीं चलेंगी। गाड़ियों को लेकर के काफ़ी सजग है आपकी पार्टी। अखिलेश यादव जब 2024 का लोकसभा का चुनाव था तो वो मंचों से कहते थे कि वो मोटरसाइकिल जो हमारी सरकार में 50,000 की आती थी अब वो 1 लाख की आ रही है, मोटरसाइकिल नहीं खरीद पा रहे हैं लोग। तो देखो एक बात सुनो आस भाई, बात ही नहीं, आम जनता, पहली बात तो है कि आम जनता के पास रोजगारी नहीं है। उसके बाद में आप जो गाड़ियों पे तरह तरह के जो टैक्स लगा रहे हैं, जीएसटी लगा रहे हैं, कहीं आप ये कह रहे हैं कि 15 साल के बाद 10 साल के बाद गाड़ी नहीं चलेगी। अरे भाई उसका एक, आप डॉक्टर है, इंजीनियर है, वकील हैं, उन्होंने गाड़ी ली और वो गाड़ी घर में खड़ी है, हफ्ते में 1 दिन निकालते हैं। आप उसका ये रखें कि इतने किलोमीटर चलने के बाद, या जो आपके विभाग जो फिटनेस चेक करता है, फिटनेस चेक करिए उनकी। आप एक गाड़ी तो वह है जो रात दिन भाड़े में चल रही है, एक गाड़ी वो है कि हफ्ते में, महीने में 4 बार निकलती है। आप सबको एक पैमाने में क्यों ले रहे हो? ये हुई समाजवादी वाली बात, ये समाजवादी बात है, इसलिए क्योंकि आपने वहाँ भी फोकस किया है जहाँ पर कम फोकस है। क्यों जी? इस बारे में सोचते नहीं है। मैं तो कहा ना, तो मान लीजिए बात किया कि समाजवादी लोग तो हमेशा से सोचते आ रहे हैं इसी बात पे कि जो एक आम आदमी है और एक जो व्यापारी है, उन दोनों में आपस में समन्वय बैठे, जब भी काम होगा। किसान खेतों में काम करेगा, नौजवान मिलिट्री में जाएगा, बीएसएफ में जाएगा, फोर्स में जाएगा, और व्यापारी व्यापार करेगा, जब भी देश मजबूत होगा। नहीं, जैसे जैसे चुनाव आता है नज़दीक में, तो चुनाव से पहले तो इस तरह के मुद्दे राइज करते हैं, जैसे खाद की बात आपने की, ये गाड़ियों की बात जो है ये अभी सामान्य लगती है, लेकिन है, ये करंट है लोगों में, ये बातचीत हो रही है। एक बार ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल पूरे देश में हुई थी, वो कानून वापस करना पड़ा था जिसमें 10 साल की सज़ा, एक्सीडेंट में मौत होने वाला इशू था, उसको समाजवादी पार्टी के लोगों ने बहुत बड़े पैमाने पर भी उठाया था। लेकिन जब चुनाव होता है, वोटिंग होने वाली होती है, तो उससे कुछ समय पहले तक कुछ और चलता रहता है दिमाग में, और चुनाव वोटिंग वाले दिन बंटवारा सा हो जाता है लोगों में। देखिए एक बात सुनिए, क्यों? काट की हड्डी बार बार नहीं चढ़ती है, एक बार छिड़ जाएगी, 2 बार छिड़, बार बार नहीं चढ़ती है। आप ये बताइए, इन्होंने एक चीज़ का ढिंडोरा बहुत तगड़ा पिटा, प्रधानमंत्री आवास का। प्रधानमंत्री आवास, आप एक चीज़ बताइए आस भाई, प्रधानमंत्री आवास बन रहे हैं, सबसे पहले उसका फॉर्म भरने के लिए आपको क्या चाहिए? राशन कार्ड। आप जाइए किसी भी गाँव में चले जाइए, वहाँ लोगों का राशन कार्ड ही नहीं है। अपात्र लोग जो हैं उनका राशन कार्ड बन गया, जो पात्र हैं उनके पास राशन कार्ड कौन बना देता है? जैसे अपात्र है कोई, उसका 4 मंजिला मकान है, 2 गाड़ी हैं, उस पर ज़मीन है उसके पास में, और इसके बाद भी उसका राशन कार्ड बन गया, कैसे बन गया? मैं आपको हमारे, क्योंकि जो जिस नकुड़ विधानसभा में मैं सक्रिय हूँ, उस नकुड़ विधानसभा में 3 नगर पंचायत आती है। अच्छा। चिलकाना, सरसावा नगर पंचायत, नगर पालिका नकुड़, फिर सरसावा। और क्या है कि उसमें आधी आबादी तो शहर में रहती है और आधी आबादी गाँव में रहती है। प्रधानमंत्री जो आवास के पैसे मिल रहे हैं, जो लोग गाँव में हैं उनको मिल रहा है बहुत कम, जो लोग शहर में रह रहे हैं उनको मिल रहा है बहुत ज़्यादा। यानी कि 1,20,000, 1.5 लाख, और शहर में मिला 3.5 लाख रुपए। कितना फर्क अंतर होगा? क्या आप ये बताइए, गांव में क्या सीमेंट कम रेट मिल रहा है? क्या वहाँ पे सजा कम रेट मिल रहा है? एक ही रेट होगा। क्या मजदूरी वहाँ पे कम रेट में है? हाँ। लेकिन ये क्या है भाई, वही बात है, ये बांटने की राजनीति करते हैं।
प्रधानमंत्री आवास के अंदर इन लोगों ने लोगों को बांट दिया। गांव के व्यक्ति को कम पैसा, और गांव में अगर आपने 100 ईंट लगा कर उस पर 15 गेड़ लिया, आपका आवास जब भी नहीं बनेगा। और आपने शहर में मकान बना लिया, उसके बाद ही आपका मकान बन जाएगा। हमारी मांग सरकार से ये है, जो आप मकान के लिए प्रधानमंत्री आवास बन रहे हैं, जो नॉर्म्स शहर में लागू आपने करके है, वही नॉर्म्स गांव में लागू हो। जो पैसा आप शहर में दे रहे हैं, वही पैसा आप गांव में दें। आपने अपनी बातचीत में अभी खुद ही कहा कि मेरी विधानसभा, जिससे मैं सक्रिय हूँ, नकुड़ विधानसभा, तो ये नकुड़ विधानसभा के लिए आपकी राजनीतिक आकांक्षाएं हैं, तो ये कितनी बड़ी विधानसभा है? देखिए आस भाई, नकुड़ विधानसभा वो विधानसभा है कि पिछली बार जब यहाँ चुनाव हुआ तो हमारी पार्टी से वहाँ पे धर्मसिंह सैनी चुनाव लड़े थे। वो तो बसपा से विधायक रहे, बसपा से मंत्री रहे, बसपा से भी एक बार रहे हैं, भाजपा से भी रहे हैं। अच्छा। और वो फिर इस बार सपा में आ गए थे। और वहाँ की जो जनता थी, उस जनता ने जिसके खिलाफ समाजवादी पार्टी को, जिसके पक्ष में वोट दिया, वो आदमी वोट लेकर फिर उसी पार्टी में चला गया जिस पार्टी के खिलाफ लोगों ने वोट दिया। इंटरेस्टिंग। सही है। और वो जो वहाँ चला गया, तो नकुड़ विधानसभा की आवाम अपने आप को बेबस, लाचार से महसूस कर रही थी। ये तो नेताओं ने देखो बड़ा गड़बड़ कर दिया है। ये लोग दल बदल इतना करते हैं कि जनता तो ठगी भी महसूस करती है। नहीं, गलत हुआ ये। वो जो हुआ वो तो हुआ, लेकिन उसके बाद में नकुड़ विधानसभा को मैं जो देख रहा था पिछले काफी दिन से, वो बिल्कुल गैर बात थी। वहाँ कोई सुध लेने वाला नहीं था। ये कितने समय से विधायक रहे धर्मसिंह सैनी वहाँ? धर्मसिंह सैनी 2 बार बसपा से रहे हैं, एक बार जो है वो आपका भाजपा से रहे हैं, और जो है एक बार लेखा जोखी समिति के चेयरमैन रहे हैं, बसपा के शिक्षा मंत्री रहे हैं, आपका भाजपा के अंदर मंत्री रहे हैं। बड़ा चेहरा है सैनी समाज का। तो ये तो बहुत कुछ कर दिया होगा नकुड़ में इन्होंने। देखो जाके नकुड़ को तो इन्होंने लंदन बना दिया होगा। अरे भैया, अगर नकुड़ को लंदन बनता, मैं भी कह रहा हूँ कि कम से सैकड़ों सड़कें मैं आपको दिखाता हूँ चल के, देखो चल के। अभी वहाँ सब स्कूलों की क्या स्थिति है? स्कूलों में हो, भैया आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। अभी 15 अगस्त वाले दिन नकुड़ विधानसभा एक गाँव पड़ता है, उस विधानसभा गाँव में जो बच्चे अगले दिन 15 अगस्त के बाद स्कूल गए, उन्होंने, जबकि बच्चों का नहीं था कि हमने नहीं खाया, बच्चों ने, मास्टर ने इल्जाम लगाया कि इन्होंने लड्डू उठा खा लिया। अच्छा हाँ, वो इशू हुआ था, वो बड़ा सीरियस इशू था। उस लड्डू चोरी वाला लड्डू चोरी प्रकरण में वहाँ इतने गरीब बच्चे, और इतने गरीब बच्चा भी समझ सकते हो कि जब हम उनके घर गए, उस बच्ची 2 बच्चे थी, उनके पिताजी ने कहा कि भैया हम तो स्कूल इसलिए भेजते थे कम से कम दोपहर खाना मिल जाता था। रियली? जी। उनके इस सर्दी में आप जाओ, उनके सर पे छत नहीं है। और हेड मास्टर ने बच्चों को, दोनों बहनों को निकाल दिया। उन्होंने थाने में बीएसए को सारे के उन्होंने दरखास्त दिए, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ, सॉरी, लेकिन यहाँ नकुड़ में एक घटना हुई थी कि वो नेशनल न्यूज़ बनी थी कि एक स्कूल में 2 बच्चियों को स्कूल से निकाल दिया गया था, और स्कूल से निकालने का कारण ये बताया गया था कि उन्होंने लड्डू चोरी करके खाया है। जो 15 अगस्त में मिष्ठान वितरित होता है, वो लड्डू चोरी करके खाया है। तो कोई नेता उनके यहाँ नहीं पहुँचा था बातचीत करने के लिए, तो फराद गढ़ा समाजवादी पार्टी के नेता हैं, ये उनके घर गए थे। जी, हम उनके घर भी गए थे। तो फिर हम डीएम साहब का धन्यवाद करते हैं कि हमारी पूरी पार्टी के हाजी फैजुर रहमान साहब, हम सब लोग इकट्ठे होकर डीएम साहब से मिले, और डीएम साहब ने उसमें बहुत सख्त निर्देश किए, और आज वो बच्चे स्कूल जा रहे हैं। उसी स्कूल में जा रहे हैं? उसी स्कूल में जा रहे हैं। और जो उनको इल्ज़ाम लगाया था जिस टीचर ने, उनका क्या हुआ? जो हेड मास्टर थे, उनके खिलाफ जो है जांच तुरंत बिठा दी थी, और वो जांच अभी जारी है। शर्म नहीं आई उन्हें? देखो, अगर शर्म आती तो शायद ऐसा काम नहीं करते। नहीं करना चाहिए था। उसके साथ साथ में उसी विधानसभा में खनन का वहाँ पे, जबकि यहाँ शाहपुर में खनन बिल्कुल बंद है। अच्छा, खनन भी इशू है? खनन इशू इतना तगड़ा इशू है कि अभी आपको देखा होगा, अभी आप 10 दिन पहले एक गांव पड़ता है, चरणसिंह का डेरा पड़ता है नकुड़ विधानसभा के अंदर। हाँ। और वहाँ पे हरियाणा के नाम से जो खनन निकलता है, वो टाबर को होता निकलता है। और जो हम वहाँ गए, जो हमने देखा और जो उन्होंने बताया कि कम से सैकड़ों ट्रक, ट्रैक्टर, ट्रॉलियाँ वहाँ को निकलती है, और वो अपने खेत में पानी फेर रहे थे। सिख समाज के लोग हैं बेचारे वो। अगर उन्होंने कहा भैया हमने तुम्हें कहा था कि 2 दिन इधर को अपना वाहन मत लाना, और तुम फिर लिए हमारे पानी फेर, हमारे पाइप टूट जाएंगे। लेकिन उन्होंने इतना वो किया कि ट्रैक्टर एक महिला को चढ़ा दिया गया, और वो महिला ऑन स्पॉट उसकी डेथ हो गई। अरे, एक आदमी का हाथ टूटा, एक आदमी का पैर टूटा। हाँ। और कमाल की बात यह कि पुलिस अगले दिन रात के 1 बजे घटना, पुलिस अगले दिन 10 बजे वहां पहुंचती है। उसके बाद हम लोग वहां पहुंचे,
लेकिन डीएम साहब, कप्तान साहब ने जब हम वहाँ गए, उसके बाद डीएम साहब, कप्तान साहब वहाँ होकर पहुँचे और अब उन्होंने पूरी बॉडी वहाँ पे खंदक खुदवा दी, बंधा बनवा दिया गया और खंभे गड़वाए। लेकिन बात ये नहीं है कि वो खनन हो रहा नहीं हो रहा। हमारा कहना ये है, इन खनन कारोबारी जो नंबर 2 के खनन कर रहे हैं, इनके इतने हौसले बुलंद कैसे हैं, किसकी सरपरस्ती में ये लोग इस काम कर रहे हैं, उसका नाम उजागर होना चाहिए। नहीं, ये भी इंटरेस्टिंग बात है। और वो फराज साहब ने 2 बातें देखी, अभी बीच में इंटरप्ट करना पड़ रहा है, 2 बातें बताई। पहली बात जो इन्होंने बताई थी वो ये थी कि महिला 1-2 लड़कियों ने लड्डू चोरी करने का आरोप में उनको स्कूल से निकाल दिया और इनके लोग फिर डीएम जो सहारनपुर है उनके पास पहुंचे और डीएम सहारनपुर से इन्होंने बताया, तो डीएम सहारनपुर ने इनकी बात को सुना। दूसरी बात इन्होंने खनन वाली बताई, करे वहाँ एक जो खनन कर रहे थे वहाँ पे एक महिला की वो खनन कर रहे वाहन से दबकर के मौत होगी। जानबूझ के मारी गई भैया, जानबूझ के मारी। हाँ। ये उसके बाद फिर डीएम एडमिनिस्ट्रेशन के पास पहुँचे, डीएम सहारनपुर, और उसके बाद फिर सुनवाई हुई और सुनवाई होने के बाद जो है वो कार्रवाई भी हुई। तो ये अच्छा है कि समाजवादी पार्टी के नेता जो हैं विपक्ष को काम करना पड़ रहा है, जबकि सत्ता पक्ष के लोग इस काम को ज़्यादा आसानी से कर सकते थे। सत्ता पक्ष के लोग, तो मैं बताता हूँ, सत्ता पक्ष के जो जनप्रतिनिधि हैं, मैंने बार बार मैं ये बात कहता हूँ, सत्ता पक्ष के जो जनप्रतिनिधि हैं वो सड़क जमीन के ऊपर काम नहीं देख रहे हैं, वो जमीन के नीचे काम ढूंढ रहे हैं, जनसभा से जमीन के नीचे ढूंढ रहे हैं बार बार। वो नहीं, पहले आपके एक नेता इमरान मसूद जब यहाँ सांसद नहीं थे तब तो वो भी जमीन के काम देखते थे, और जब से वो सांसद बने हैं तो वो भी क्षेत्र में कम दिखते हैं। देखो, सांसद साहब हैं भाई, दिल्ली में वहाँ बहुत बड़ी जिम्मेदारी उन्हें मिली है, तो वहाँ के सब काम देखने पड़ते हैं उन्हें। तो सहारनपुर कौन देखेगा? क्यों जी? सहारनपुर भी तो हमारे गठबंधन के एमपी हैं, हम देख तो रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, आप देख रहे हैं। और एक और महत्वपूर्ण बात है, और वो महत्वपूर्ण बात ये है कि देखिए, अभी अखिलेश यादव जी ने कुछ दिन पहले एक मीटिंग में कहा है कि जो भी चुनाव लड़ना चाहता है वो अभी से अपना आपको प्रूव करे अपनी विधानसभा में काम करके। तो आप नकुड़ में आपने चुन लिया है, तो क्या चुन लिया? देखो, चुन लिया, जो आदेश हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मेरे नेताजी का होगा, जिसको आदेश होगा चुनाव लड़ेगा। लेकिन मुझे लगा वो विधानसभा गैराबाद थी। मैं पिछले 6-7 महीने से उस विधानसभा में मैंने देखा गैराबाद है, वहाँ के साथियों के बारे में फोन आते थे, बात होती थी, हम लगातार वहाँ से करिए हैं। और देखो बात यह है, जब हमारे वो नेता, हमें पता है कि हमारे नेता की मंशा क्या है, हमें पहले ही इस बात का पता लग गया कि हमारे नेता टिकट किस तरह लोगों को देंगे, कैसे चुनाव लड़ा जाएगा, जिसको देंगे टिकट चुनाव वो लड़ेगा, उसको लड़ाएंगे। लेकिन हम तो जो लोगों की समस्या है उनको लगातार उठाने का काम कर रहे हैं। एक मुद्दा उसी विधानसभा और बहुत बड़ा मुद्दा है। क्या है? यहाँ हमारे यहाँ सहारनपुर में चिकाना अड्डे पे एक डिग्री कॉलेज, मोहनलाल डिग्री कॉलेज जो गर्ल्स है, और एक वहाँ से चिलकाने से सैफन को होते हुए, डंडोली खेड़ा होते हुए बेहट के एरिया में जो आप नेशनल हाईवे गया है, वहाँ पे वो रोड मिलती है। वहाँ कोरोना काल से पहले बस चलती थी। अच्छा। और वो बसें कोरोना काल से अब तक आज तक बंद पड़ी नहीं चली। तो मैं उसमें यूनियन वालों से जाकर मिला। कैसे आती है कॉलेज? वहाँ तो कॉलेज भी नहीं है। मैं वही बता रहा हूँ, उसमें क्या है, हम जो लोगों से जाकर मिले, लोगों ने बस समस्या बताई कि भैया टेम्पू है, टेम्पू चलते हैं। टेम्पू में क्या है कि अभी तो 5 लोग बैठ गए और अभी वो खाली हो गया। उस टेम्पू में जिनकी लड़कियां बेटियां जाती हैं, क्योंकि टेम्पू की जो सवारी है उसमें 1 मिनट 5 आदमी बैठ के भरगा और 1 मिनट में खाली होगा, उसको वो लोग सेफ नहीं मानते हैं। हाँ, ठीक है। बस में क्या है कि बस में हर टाइम 5-10 लोग रहते हैं, तो लड़की को बिठा के उनको टाइम भी पता कि बस किस टाइम आएगी और जो किस टाइम जाएगी। लेकिन कोरोना काल से बाद वो लगातार वहाँ से बस के जो वहाँ परमिट है, 60% परमिट है, जो वहाँ से आपका चिलकाना, वहाँ से सरसावा, वहाँ से नकुल, वो कंटिन्यू चल रही है। लेकिन ये जो रूट है, जो चिलकाना अड्डे से सैफन, बुड्ढा खेड़ा, डडोली खेड़ा, परागपुर, आपका काफ़ी गाँव में गुत्ता हुआ, और जो आगे कलचे में आगे मिलता है। एक तो वहाँ कॉलेज नहीं है, दूसरा लड़कियाँ आती कठिनाई से है। और वो जो वो पूरा रूट है, वो इतने आउटर पे रूट है कि वहाँ से बाइक पे चलना भी, एक तो वो जो सड़क है डडोली खेड़े वाली, ऐसी सड़क है भाई साहब वो कि आप उस सड़क पे गाड़ी छोड़ो, बाइक से भी चलना, 2 हाथ पैदल भी नहीं चल सकते आप। मैंने पिछले, आपने देखा भी होगा, मैंने मीडिया में उस चीज़ को लाया था और मैंने उसको बाकायदा अपनी फेसबुक से पोस्ट भी किया था कि उस सड़क का बहुत बुरा हाल है। और बस लगातार बंद है। मैं यूनियन वालों से मिला, आरटीओ साहब से मिला, लेकिन अभी तक उसमें
कोई मामला हल नहीं हुआ, लेकिन हम उसमें लगे हुए हैं और ऊपर वाले ने चाहा तो हम उसको बहुत जल्दी चालू करवाना काम करेंगे। आपसे भी हमारी अपील है कि आप भी इस मुद्दे को उठाने का काम करें। इस समय नकुड़ से विधायक कौन है? नकुड़ से विधायक इस टाइम मुकेश चौधरी हैं। मुकेश चौधरी हैं, भारतीय जनता पार्टी के हैं। और क्या वो भी गंभीरता से नहीं देख रहे ये सब चीज़ें जो हैं, ये आपकी और पार्टी की तो पार्टीगत तो है नहीं, ये तो जनता के मुद्दे हैं। देखिए, बात खाली मुकेश चौधरी की नहीं है, बात भारतीय जनता पार्टी के जितने प्रतिनिधि सबकी ही है ना। ये कॉन्फिडेंट है क्या कि हमको अब से हिंदू पहले मुस्लिम करके चुनाव जीत जाता है, काम ही क्या करें? अब से पहले वहाँ जो सांसद थे वो भी भारतीय जनता पार्टी के थे, विधायक भी उन्हीं के थे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तब भी नहीं कुछ हुआ। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या ऐसा तो नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक, उनके नेताओं के मन में ये बात आ गई हो कि हमको काम ही करने की क्या जरूरत है, हम तो बिना काम के ही जीत जाते हैं? बात ये है, असल में वो जो मैं जहाँ की समस्या बता रहा हूँ, जिस रोड की मैं समस्या बता रहा हूँ, उस रोड पे अधिकतर आपने जितनी समस्याएं गिनाई हैं वे सारी जेन्युइन है। पहली एजुकेशन की है, दूसरी आपने जेन्युइन समस्या गिनाई, खनन हो रहा है वहाँ, जरूर कोई ना कोई पॉलिटिकल शेल्टर होगा उसमें भी, जैसी बात है, दिख रहा है। और तीसरी आपने ये बताई सड़क की, फिर एक अपने कॉलेज की लड़कियां स्कूल कैसे आए, ये समस्या है। तो ये सारी जेन्युइन समस्या है, समझ में आती है, इनमें कहीं हिंदू मुस्लिम नहीं है। और इसमें जो भी सिटिंग विधायक हैं उनका रोल बहुत अहम है, तो वो क्यों नहीं इसको कर रहे हैं? मैं पूछ रहा हूँ, क्या वो और कॉन्फिडेंट है या उनकी पार्टी के लोग जो हैं वो रुचि नहीं रखते हैं, क्या कराएं बस? देखिए, बात यह है आस भाई, वही नहीं है, आप पूरे उत्तर प्रदेश में जितने भी विधायक हैं, आप बताइए कौन सा काम कर रहा है? इसका मतलब सभी ओवर कॉन्फिडेंट हैं, क्योंकि उन्हें पता वोट उन्हें नहीं मिल रहा, वोट तो जो उनकी पार्टी जो फार्मूला है उसके सब वोट मिल रहा, उस फार्मूला पर, उस फार्मूले वोट मिल रहा, उनके फार्मूला पर। हमारी जो नकुड़ विधानसभा है, मैं आपको इसमें एक बहुत अच्छा बताऊं, हमारी नकुड़ विधानसभा समाजवादी पार्टी जीती थी। समाजवादी पार्टी को 140 वोटों से हराया गया था यहाँ पे। कितने कितने वोटों के? 140 वोटों से, कुल 140 वोटों की, 140 की। ओह, तो आप मानते हैं कि ये खेल हुआ था? खेल हुआ था, लेकिन इसकी क्या गारंटी थी कि वो जीत जाते? धर्म सिंह सैनी तो जीतने के बाद आपकी पार्टी में रहते। बात वो नहीं है, बात उसकी अभी जो आपने जो मेरे इससे पहले सवाल पूछा, आपने पूछा कि जो वहाँ पे जनप्रतिनिधि हैं क्या वो काम नहीं करते क्या? वो तो हार गए थे, उनको तो जिता गया। ये तो समाजवादी पार्टी के नेता, और इसीलिए मैं जो अब आपको मैंने बात कही कि उस विधानसभा को जिनको वोट दिया, क्योंकि वोट तो लोगों ने समाजवादी पार्टी को दिया, समाजवादी पार्टी कैंडिडेट थे वहाँ पे धर्म सिंह सैनी जी। धर्म सिंह सैनी जी हमारे पार्टी छोड़कर जिनके भाजपा के खिलाफ लोगों ने वोट दिया उसी भाजपा में शामिल हो गए। तो जिन लोगों के पास जाते हैं तो गुस्सा होते होंगे ना, इस बात से नाराज होते होंगे। वो तो टाइम आने दो, टाइम पे बताएंगे लोग, उबाल मारेगा जब तो टाइम बताएगा ना, रिजल्ट आएगा। अच्छा, पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं आपकी पार्टी के नेता जो है अखिलेश यादव, वो मुस्लिम्स के मुद्दे पर बहुत ज़्यादा मुखर हैं। पहले इतना नहीं बोलते थे, अब बाई इलेक्शन में मीरापुर में, कुंदरकी में बहुत बोले। उसके बाद संभल में वो काफ़ी उन्होंने लड़ाई भी लड़ी, संसद में भी, संसद से बाहर भी, आपका प्रतिनिधिमंडल भी वहाँ गया। तो क्या अखिलेश यादव ने समझ में आ गया उनकी कि ऐसे काम नहीं चलेगा, हमें इसके स्टैंड लेके लड़ना पड़ेगा? आप एक चीज़ बताइए भैया, यहाँ सबसे ज्यादा जो प्रश्न किया जा रहा है वो एक किसे किया जा रहा है? एक ही वर्ग को, जिसको प्रश्न किया जा रहा है समस्या उसी की है ना। आप कह रहे हैं एक ही वर्ग को, एक ही वर्ग को तो प्रश्न किया जा रहा। जब जिसको प्रश्न किया जा रहा तो उसी की तो बात होगी ना। विपक्ष किसकी बात करेगा? अगर यहाँ पे शर्ट टूटी है उसकी बात करूँगा, अगर कहीं पे कॉलेज है मैं उसकी तो बात करूँगा। जहाँ पे जो एक ही वर्ग को जो परेशान किया जा रहा, क्योंकि 80-20 का जो खेल है इनका, ये उसको खेलना चाह रहे हैं। लेकिन हमारा जो पीढ़ी है वो आपने देखा होगा कि 2024 में भी जनता ने नकारने का काम किया और पीढ़ी को जिताने का काम किया। 2017 से भी जनता पीढ़ी को जिताने का काम करेगी। बिल्कुल कॉन्फिडेंट हूँ, लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ साथ हर कार्यकर्ता को, हर नेता को जमीन पर जनता के बीच में रहकर काम करना पड़ेगा। बहुत धन्यवाद। फराद घड़ा साहब से हम बातचीत कर रहे थे और फराद घड़ा साहब ने कई महत्वपूर्ण बातें कही हैं। अमूमन नेताओं से अलग इन्होंने जितनी बातचीत की उनमें ये पता चल गया है कि इन्हें ज़मीनी स्तर की अच्छी जानकारी है। इन्होंने अपनी विधानसभा जिसमें एक काम कर रहे हैं जो इनके भविष्य आगामी योजनाओं का हिस्सा हैं, वहाँ ग्राउंड रियलिटी को हमारे सामने रखा है। नमस्कार।